क्या आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स जो हैं आज के टाइम पर वो बहुत लापरवाही या बहुत डिले कर देते हैं बीमारी को समझने में? मैं इसके दो पहलू निकालती हूँ कि डॉक्टर के साथ साथ ना पेशेंट की भी गलती होती है। आप क्या किसी पर्टिकुलर कैंसर पे काम कर रहे हो या कंप्लीट कैंसर एक जो क्रॉनिकल बड़ी डिजीज है उस पर काम कर रहे हो? अभी जो हमारा स्टार्ट स्टेप है वो ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये तीन ये मेजर तीन आपने मेजर कवर हमारे किए। हैं। तो कभी आपको मतलब फैमिली फ्रेंड से भी सपोर्ट मिला है? फैमिली ने कहा हाँ चलो करो, अच्छा काम है, हम भी सपोर्ट करते हैं आपको? मुझे इस तरीके से ऐसे इमोशनल सपोर्ट बहुत मिलते हैं, सभी कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रही हो, बहुत अच्छा, बट फाइनेंशियल सपोर्ट मैंने अपनी पॉकेट से ही किया है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आजकल पेशेंट कैंसर से मरता है या कैंसर के प्रेशर से मर जाता है? दोनों। कैंसर तो एक बीमारी है, ठीक है, पर जो साइकोलॉजी है हमारी वो एकदम प्रेशर में डाल देती है। पहला बीमारी, दूसरा खर्चे। ये दो चीजें ऐसी हैं, इंसान नहीं भी मर रहा होगा वो मर जाएगा। डॉक्टर्स के लिए आप लोग ऐसा क्यों कहते हो कि डॉक्टर से बड़ा चोर नहीं है, अरे बहुत खर्चा है? अरे भैया खर्चा है तो उन्होंने स्टडी करी है, स्टडी महंगी है, मेडिसिन महंगी है। स्टडी तो करी है, बट जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं रोज उसको कौन देखेगा? एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगी कैंसर है तो अड़ोस पड़ोस वाले ही मार देते हैं कि अरे भैया इसको तो कैंसर हो गया, अब नहीं बचेगा। तभी तो अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि लोग इसको सोचते हैं कि वो उसको कैंसर हो गया, वो अछूत हो गया, उसको टच नहीं करना है। फर्ज करते हैं आपको कुछ समय के लिए हेल्थ केयर मिनिस्टर बना दिया जाए तो क्या बदलाव करोगे? बदलाव मैं सबसे ज़्यादा ये करूँगी कि मैं छोटी छोटी जगह जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो है, उसको और अच्छे से मतलब प्रेशर डालूंगी वहाँ पे कि जो डॉक्टर्स हैं वो कंटिन्यूसली आए और वहाँ पे जो स्क्रीनिंग टाइप्स की जैसे फीवर हो गया और प्राइमरी हेल्थ स्क्रीनिंग जो होती है वो उसको कंप्लीट करें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज का पॉडकास्ट हम बात करने वाले हैं सोशल कॉज के बारे में कि कैसे एक फार्मासिस्ट कन्वर्ट हुए हैं एनजीओ फाउंडर में। उन्होंने अपनी एक एनजीओ स्टार्ट करी है, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हेल्प? क्या क्या उन्होंने ऐसी सोसाइटी में प्रॉब्लम देखी और किस लेवल पे अभी काम कर रहे हैं। आप लोग उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर सकती है, या छोटे एनजीओज या जो आउट ऑफ कंट्री लोग रह रहे हैं वो उनको किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, किस क्षेत्र में काम हो रहा है। ए टू जेड चीज़ें हम इस कंप्लीट पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे उन गंभीर बीमारियों के बारे में जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा सीवियर होके फैल रही हैं हमारी सोसाइटी में, जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं हमें नहीं हो रही तो फैल ही नहीं रही है। वो कहते हैं ना कि हमारे घर नहीं बजा ढोल तो हमें तो पता ही नहीं कि दुनिया में शादियां हो रही हैं। तो इस तरीके से हो रहा है, लेकिन किसी ना किसी को आगे आके हमेशा सोसाइटी में लोगों की मदद करने का शौक भी होता है, इच्छा भी होती है और कई बार वो लोग उनका गोल भी बन जाता है। तो वो गोल बनने की कहानी कैसे स्टार्ट हुई और उन्होंने एक एनजीओ स्टार्ट क्यों करी, उस कंप्लीट पॉडकास्ट में देखेंगे। तो हम स्वागत करते हैं मिसेस प्रिया उपाध्याय मैम का। नमस्कार मैम, राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे। दूसरा कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। तो मैम सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि आप हम अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें सो दैट हमारी ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो पाए। मेरा नाम प्रिया उपाध्याय है और मैं बाय प्रोफेशन फार्मासिस्ट हूँ और अभी मैंने अपना 1.5 साल पहले एनजीओ स्टार्ट किया है। ठीक है। पढ़ाई जो मैंने करी थी वो बी फार्मा करी थी, उसके बाद मैंने जॉब करी, फिर शादी हुई। देन उसके बाद क्या हुआ कि शादी और जॉब के बीच में मेरे फादर की डेथ हो गई थी। ओह माय गॉड। तो हुआ ये था कि उनको कॉलन कैंसर था, मतलब पाइल्स से स्टार्ट हुई बीमारी, इग्नोर किया वो, क्योंकि जैसा कि आप देखते हैं कि जो पुराने टाइम के लोग हुआ करते थे, आज तो बहुत अवेयरनेस से लोग बात करते हैं, बट पुराने टाइम के लोग जो है ना अपनी जो बीमारी होती थी वो बताते नहीं थे। वो एग्जैक्टली वो अपने में ही बर्दाश्त करते रहते थे या छोटे मोटे डॉक्टर्स से दिखा लिया, क्लियर मेडिकेशन नहीं लेते थे वो। तो वो शर्म के नाते वो पाइल्स इतना एक्सेस हो गया, जब उन्होंने ऑपरेशन कराया तो उनका ऑपरेशन बहुत गलत हो गया। मतलब वो कैंसर क्रिएट हो गया था, बट सम नॉलेज या डॉक्टर की गलती बोल दें या सिचुएशन बोल दें कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो गया। और आफ्टर ऑपरेशन के बाद, मतलब जैसे अप्रैल में ऑपरेशन हुआ है तो उनकी अगस्त में डेथ हो गई है। और वो कैंसर इतनी जल्दी ग्रो किया कि हम लोग को पता ही नहीं चला कि ये कैंसर हो रहा है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हाँ, तो उनकी वो चले गए इस दुनिया से, लेकिन वो मेरे लिए एक काम छोड़ गए। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये हम अपने पापा को नहीं बचा सके, बट कोशिश मेरी ये रहेगी आने वाले समय में कि मैं हर उन पर्सन को बचा सकूं जो अवेयरनेस से दूर हैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम हुई थी वो अवेयरनेस की वजह से ही हुई थी, मुझे ऐसा लगता है
क्योंकि अगर हमें अवेयरनेस होती तो शायद हम कुछ और तरीके से उनको बचा सकते थे। अच्छा, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। आई हैव वन क्वेश्चन इन माइंड, दैट इज कि क्या आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स जो हैं आज के टाइम पर वो बहुत लापरवाही या बहुत डिले कर देते हैं बीमारी को समझने में? मैं इसके 2 पहलू निकालती हूँ कि डॉक्टर के साथ-साथ ना पेशेंट की भी गलती होती है। जब हमें कोई भी चीज़ पता चलती है तो हम उसको इग्नोर करते हैं। जैसे कैंसर अगर होता है बॉडी में तो वो छोटे-छोटे सिम्पटम्स शो करता है। जैसे बॉडी में रैशेस, पेन, एक्सेस पेन, वेट लॉस, ब्लरिंग आई, बहुत सारी चीज़ें, अलग-अलग सिम्पटम्स होते हैं, हेयर लॉस। तो हम उसको जस्ट ये सोचते हैं कि विटामिन्स, प्रोटीन्स की कमी की वजह से हो रहा है और हम इग्नोर करते रहते हैं, आराम से उसको बर्दाश्त करते रहते हैं। पेन किलर ले लिया या हमने पास के फिजिशियन को दिखा दिया। यही प्रॉब्लम शुरू होती है कैंसर की। यही से ही शुरू होता है कैंसर। कोई कैंसर एकदम से पेशेंट पे नहीं आता है, वो छोटे-छोटे सिम्पटम्स शो करता है। अगर आपने उसको ध्यान दे दिया ना तो आप बच जाओगे। एक छोटी सी विटामिन डी की कमी से आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल यू स्टार्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ योर फादर, कि उनको आपको अवेयरनेस नहीं थी या कैंसर के बारे में नॉलेज कम थी, तो दैट्स व्हाई उनकी डेथ हुई, राइट? जी। तो अभी आपका एनजीओ किस तरीके से काम कर रहा है? क्या आप अवेयरनेस प्रोग्राम ही चला रहे हैं या जो कैंसर पेशेंट उनके इलाज भी करा रहे हैं, उनको फंड भी कर रहे हैं, या और भी किसी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं? मेरे एनजीओ को अभी 1.5 ईयर हुए हैं और इसमें हमने स्टार्टिंग करी थी स्क्रीनिंग से। स्क्रीनिंग और अवेयरनेस हमने स्टार्ट करी थी और हमने फैक्ट्रीज, इंस्टीट्यूट, सोसाइटीज में कैंप्स लगाए हैं। जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हमें यहाँ कैंप लगाना चाहिए तो हमने कैंप्स लगाए हैं। वहाँ पर हमने मेडिसिन डोनेशन का भी काम किया है और हमारे आने वाले समय में जो हम सोच रहे हैं कि एक सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का जो एक वैक्सीनेशन कैंप होता है हम वो लगाएं। और बात रही फंड रेजिंग की, तो अभी तो मेरे पास कोई फंड रेजर आया नहीं है, ना मुझे कोई डोनेशन मिला है। ये मैं अपने एंड से जो मेरी कैपेबिलिटी है मैं उतना कर पा रही हूँ। और हाँ, उम्मीद करती हूँ कि आगे मेरे एनजीओ को अगर ग्रोथ मिलती है, सपोर्ट मिलता है तो डेफिनेटली हम कुछ बड़ा ही करेंगे। तो कभी ऐसा हुआ है लोगों ने आपको अप्रोच किया हो कि प्रिया प्लीज मेरे पास ये फंड है, आप ले लो, और आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, इसमें लोगों की हेल्प करो? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आया कोई भी। मैं मतलब अभी वीडियो की स्टार्टिंग ही हुई है। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू कि आप जो भी ये पॉडकास्ट या वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आप इस एनजीओ को फंड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। हो सकता है आपकी एक छोटी हेल्प किसी के जीवन बचा ले, जिंदगी बचा ले। ये दुनिया जो है, ये पूरी जो अर्थ है, गोला है हमारा, ये एक दूसरे की हेल्प करने के लिए ही बना था। पता नहीं किस तरीके से कि हम एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन गए, लेकिन अगर हम एक दूसरे की सहायता करेंगे तो शायद ज़्यादा खुश रह पाएंगे। और मैंने ये पर्सनली फील किया है। अगर आपको ये पर्सनली कभी फील करना हो, जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी मिलेगी आपको किसी की हेल्प करके। बिना वजह किसी की हेल्प करके देखना कभी भी, किसी की भी, भले हॉस्पिटल जाना तू के लिए ही दे के आ जाना किसी गरीब को, उससे बड़ी खुशी मुझे नहीं लगता कि इस जिंदगी में आपको किसी और काम को करके मिल सकती है। ये मैं पर्सनली, मतलब मेरे गूज़बम्प आ रहे हैं कहते हुए। अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू कि आप खुद नहीं कर सकते हो तो आप थ्रू द एनजीओ आप फंड कर सकते हो। तो अभी एनजीओ आप किस नाम से रन कर रहे हो? मेरे एनजीओ का नाम सेंट्रल केयर फाउंडेशन है। सेंट्रल केयर फाउंडेशन। तो अभी हम सिर्फ दिल्ली एनसीआर करते हैं या पैन इंडिया कवर कर रहे हैं? वैसे तो अगर कहीं से भी रिक्वायरमेंट आती है किसी को भी कैंप कराना तो उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं पैन इंडिया पे काम कर रही हूँ, बट अभी जो मोस्टली रिक्वायरमेंट मैं जो अपने एंड से देख पा रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा नया एनजीओ है तो मेरी अभी इतनी बड़ी टीम क्रिएट नहीं हो पाई है। यू नो, मैं डॉक्टर के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हूँ, हॉस्पिटल के साथ मेरे टाई अप्स है, बट अगर कोई डिमांड आती है, आई भी है नो डाउट, बट क्या होता है ना, जब हम नेक्स्ट अनदर सिटी में जब हम काम करते हैं तो हमें उस सिटी के लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, तो वो चीज मिल पाना थोड़ा मुश्किल है। तो कैंप लगाने की शुरुआत कैसे करते हो आप? कैंप लगाने की शुरुआत मेरी बेसिकली ये रहती है कि किसी को भी अगर कैंप लगाना हो सोसाइटी में, फैक्ट्री में, इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेज में, स्कूल में, तो वो डायरेक्टली मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकता है। इंस्टाग्राम पे हम हैं, हमारा ईमेल आईडी है, कांटेक्ट नंबर है, वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आप उसे डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हो। और आप स्क्रीनिंग करने के कोई चार्ज नहीं लेते हो? नहीं, स्क्रीनिंग करने के कोई चार्जेस नहीं रहते।
और इसमें आपकी टीम में कोई डॉक्टर भी हैं जो आपको स्क्रीनिंग में हेल्प करते हैं? ऑफ कोर्स हमारी पूरी ऑन्कोलॉजिस्ट की टीम आती है, प्रिवेंटिव टीम होती है जो कि आपको अवेयरनेस भी प्रोवाइड करेगी और आपको जो टेस्टिंग होती है वो खुद ही करती है। गायनेकोलॉजिस्ट ही सर्वाइकल कैंसर की टेस्टिंग करती है। सर्वाइकल कैंसर? हाँ जी। तो कैंसर के तो वैसे ब्लड कैंसर भी हो जाता है, बोन हाँ मैरो कैंसर भी हो हाँ जाता है। जी। आप क्या किसी पर्टिकुलर कैंसर पे काम कर रहे हो या कंप्लीट कैंसर, एक जो क्रॉनिकल बॉडी डिजीज है उस पर काम कर रहे हो? अभी जो हमारा स्टार्ट स्टेप है वो ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये तीन ये मेजर 3 आपने मेजर कवर हमारे हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा इस वक़्त अगर आप देखोगे तो ब्रेस्ट कैंसर बहुत कम उम्र में भी लोगों को हो रहा है। कोई ऐसा केस जो आपके मन में याद आ रहा हो, एज इफ नाउ आपने देखा हो? मैं एक स्कूल में मैंने स्क्रीनिंग कराई थी, उसमें वहाँ पर गार्ड को एक ब्रेस्ट कैंसर निकला था। मेल? फीमेल फीमेल को? फीमेल को, ओके। जिसमें फर्स्ट स्टेज ही थी और जैसे ही हम लोग को पता चला, रिपोर्ट्स आई, क्योंकि हम मैमोग्राफी भी कराते हैं कैंप में, और जैसे ही पता चला कि हम लोगों की उनका पॉजिटिव आया है तो हम लोगों ने उनको तुरंत ही हॉस्पिटल में भेजा और जो भी सारे टेस्ट थे, इवन क्या रहता है कि अगर पेशेंट है कैंप में और अगर डिटेक्ट होता है उसको कैंसर तो हम अप टू 5 लाख तक की हम उसको सपोर्ट भी करते हैं। 5 लाख रुपए की? 5 लाख रुपए तक की। और जैसे आफ्टर ट्रीटमेंट पेशेंट नहीं परचेज कर पा रहा है मेडिसिन, क्योंकि कैंसर में लाइफ सेविंग मेडिसिन होती हैं वो बहुत ही कॉस्टली होती हैं। ठीक है, एक एक इंजेक्शन 50,000 रुपीज के आते हैं। तो उसमें भी हमारा एनजीओ ना मार्जिन फ्री मेडिसिन देता है और अगर कोई फंडरेजर मिल जाता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। डन। तो जो 5 लाख आप देते हो वो आप कहाँ से अरेंज करते हो? वो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो कि हॉस्पिटल के पास हैं, तो हम उनकी सारी डिटेल्स लेके उन स्कीम्स में अप्लाई करवाते हैं और फिर उनको वो फंडिंग मिलती है। ओके फाइन। तो एक कैंप को ऑर्गेनाइज करने में आपका लगभग खर्चा कितना आ जाता है? अराउंड 25 से 30 हजार रुपए। 25 to 30,000। एंड आप कितना फ्रिक्वेंट कैंप करते हो? मैं मंथ में अभी जो कर रही हूँ अराउंड 2 to 3 कैंप्स मेरे हो जाते हैं। Oh my God. So you are spending around 50 to 75,000 from your own pocket. Yeah. So this is so nice. तो अभी क्या टारगेट है कि हम कितने कैंप करना चाहते हैं पर मंथ? अभी तक जो 1.5 साल में मैंने 3,000 लोगों की स्क्रीनिंग करी और मेरा इस साल का टारगेट 50,000 है। 50,000। और जो 3,000 की आपने स्क्रीनिंग की है उसमें कैंसर कितने लोगों को डिटेक्ट हुआ है? 3,000 की स्क्रीनिंग में डिटेक्ट में मतलब फर्स्ट स्टेज आती है। ठीक है, वो फर्स्ट स्टेज बेसिकली ओरल कैंसर की ज्यादा होती है। ओरल कैंसर? हाँ, क्योंकि मेल्स जो होते हैं वो तंबाकू गुटखा खाते हैं और वो छोड़ते नहीं है, स्मोकिंग की भी हैबिट रहती है, तो इस वजह से ओरल कैंसर में ज्यादा आती है। तो उसमें एक डेटा है अलग से, मैं अभी शेयर नहीं करना चाहूंगी। कितना टाइम लग जाता है एक कैंप को कंप्लीट ऑर्गेनाइज करने में और रिपोर्ट्स लेकर आने में? जो हमारी रिपोर्ट्स होती है वो अराउंड 40 to 45 डेज में आ जाती हैं। ठीक है, और जो कैंप ऑर्गेनाइज करने की अगर बात करें तो एटलीस्ट हमें 3 से 4 दिन लगते हैं ऑर्गेनाइज करने में। मतलब जहाँ होना है वहाँ पे कनेक्ट, मीटिंग और सारी चीजें देखना कि कितने मेंबर्स हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें पूरा डिपार्टमेंट सेट करना पड़ता है, वॉलंटियर्स लाने पड़ते हैं। तो वैसे हम काम करते हैं। जब वॉलंटियर्स आएंगे, कितने वॉलंटियर्स लगेंगे, किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है सारे मेंबर्स को। तो कभी आपको मतलब फैमिली फ्रेंड से भी सपोर्ट मिला है? फैमिली ने कहा हाँ चलो करो, अच्छा काम है, हम भी सपोर्ट करते हैं आपको? मुझे इस तरीके से ऐसे इमोशनल सपोर्ट बहुत मिलते हैं। सभी कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रही हो, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आप बहुत अच्छा करोगे भी। मुझे इस तरीके के सपोर्ट बहुत मिलते हैं, बट फाइनेंशियल सपोर्ट मैंने अपनी पॉकेट से ही किया है। फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे ऐसा लगता है कि सबसे मेन सपोर्ट है, लेकिन बट ये आज के टाइम पे बहुत मुश्किल भी है क्योंकि सबकी सोच अलग अलग है। सबकी सोच मेरे जैसी नहीं है, क्योंकि मैं सफर करी हूँ, मैंने उसको बहुत ज्यादा इमोशनली लिया, बहुत बहुत ज्यादा डीपली मैं कनेक्ट थी अपने फादर से। तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरे घर में तो मेरी मेड भी बीमार नहीं हो पड़ती है। आपने लेकिन कैंसर को ही क्यों चुना? मतलब और भी बीमारियां हैं इस दुनिया में, आपने क्यों सोचा कि सिर्फ कैंसर पे मैं काम करती हूँ? आप कंप्लीट स्क्रीनिंग भी करा सकते हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस पे अवेयरनेस बहुत कम है, क्योंकि मेरी फैमिली में ही ऐसा था। इस वजह से मैंने कैंसर को टारगेट किया। और आप खुद भी फार्मासिस्ट हो, आपको लगता होगा कि जब मैं फार्मा की इतनी नॉलेज लेके बैठी हुई हूँ और मेरे फादर नहीं बच पाए तो फिर तो बहुत ही ज्यादा इशू चल रहा है। ऑफ कोर्स। तो इस कंप्लीट 1.5 साल जो आपने अभी तक जर्नी बनाई है, तो इसमें कोई ऐसा इम्पैक्टफुल मोमेंट आया जो अभी तक आपको याद रहा हो?
हाँ, मैं जब कैंप में करा रही थी, एक इंडस्ट्री में मैंने कैंप कराया था, तो वहाँ पे फीमेल्स लेबर थी। तो उनको जब मैंने देखा ना, और मैंने उनसे जब बात करी, क्योंकि जब आप किसी से कनेक्ट होते हो ना, तो वो अपने इमोशंस आपके सामने रख देता है। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। तो मैंने कहा कि देखो मैम, आप परेशान मत हो, कुछ भी नहीं होना है, आपको बस स्क्रीनिंग करानी है। बहुत ही कंफर्टेबली, डॉक्टर बहुत अच्छी हैं, कोई भी दिक्कत होगी तो मैं हूँ आपके साथ जी। और मेरा यही कहना उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी जब मैंने बस इतना बोला, मैं हूँ आपके साथ। और जब स्क्रीनिंग हुई है सारी फीमेल्स की उस फैक्ट्री में, और जब हम बाहर जाने को होने लगे, तो उन लोगों ने मुझे बहुत प्रेस किया कि नहीं बेटी, तुम बहुत आगे जाओगी, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं इस दुनिया में। तो ये चीज़ तो मुझे बहुत लोग कहते हैं, और जब मैं किसी की आंखों में जब मैं देखती हूँ ना, तो उनकी जो अंदर से जो दुआएं देना चाह रहे हैं, वो साफ पता चल जाता है कि हाँ, ये बहुत अच्छा फील कर रहे हैं मुझे यहाँ सामने खड़े देखकर, या मैंने उनके बारे में थोड़ा सा सोचा। और हमारे जो लाइफ है ना, वो बहुत छोटी है, ठीक है, बहुत छोटी। कब क्या हो जाएगा मुझे नहीं पता, या आपको भी नहीं पता होगा। क्या होता है कि जब जो फीमेल्स होती हैं वैसे भी इतना स्ट्रगल करती हैं, मैं फीमेल्स नहीं मेल्स की भी बात करूंगी, क्योंकि मैं जो स्क्रीनिंग करती हूँ मैं तो दोनों के लिए कर रही हूँ, मैं पर्टिकुलर किसी एक को टारगेट नहीं करूंगी। मैं मेल और फीमेल दोनों को मैं बोलूंगी कि जब हम स्क्रीनिंग करते हैं ना, और जब जहाँ हेल्थ की बात आ जाती है, तो घर पे सब फैमिली का प्रेशर, बच्चों का प्रेशर, सब चीज का प्रेशर होता है, तो इंसान अपने बारे में भूल जाता है। जब वो ऐसी जगह पर अकेला खड़ा होता है ना, और जब उसको सिर्फ उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो उसको लगता है नहीं, मेरे बारे में भी सोचने वाला कोई है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, हाँ मैं फार्मासिस्ट हूँ, मैं दवाई दे सकती हूँ, मैं दवाई बता सकती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि मैं अवेयरनेस भी दे सकती हूँ, मैं लोगों को जागरूक कर सकती हूँ। एग्जैक्टली। क्योंकि जागरूकता ही आज का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मे बी पॉसिबल ये भी हो सकता है कि हमारा कोई ये पॉडकास्ट देखे, ये वीडियो देखे, उसके दिमाग में आइडिया आए और वो आपसे कनेक्ट करे और अपनी लोकेशन पे वो एक कैंप ऑर्गेनाइज्ड कराए, और हो सकता है कि जो भी एक्सपेंस आते हैं उस कैंप को कराने में वो शेयर कर ले। लोग करते हैं, बट क्या होता है ना कि ये कैंप लगाना इतना इजी होता नहीं है सबके लिए। क्यों? क्योंकि बहुत हेडेक होती है। मैंने एक सोसाइटी में कैंप किया था जहाँ 700 पीपल्स थे, ठीक है, तो वहाँ पे मेल्स भी आए, फीमेल्स भी आए, स्टाफ भी आया, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है, तो वो पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए, और वो समझने को भी तैयार नहीं होते हैं कि हम समझा रहे हैं मैम, नहीं सर नहीं, अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट उनको तुरंत चाहिए रिजल्ट। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आजकल पेशेंट कैंसर से मरता है या कैंसर के प्रेशर से मर जाता है? दोनों। क्योंकि कैंसर तो एक बीमारी है, ठीक है, बट जो साइकोलॉजी है हमारी, वो एकदम प्रेशर में डाल देती है। पहला बीमारी, दूसरा खर्चे। ये दो चीजें ऐसी हैं जो इंसान नहीं भी मर रहा होगा वो मर जाएगा। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। तो उसको मोरल सपोर्ट देने के लिए आप क्या क्या करते हो? हमारे पास साइकोलॉजिस्ट की टीम है, योगा टीम है, हम उनसे कनेक्ट कराते हैं। अगर वो चाहते हैं कि हमारे एंड से वो इस तरीके की सर्विसेज ले, तो हम उनसे कनेक्ट कराते हैं, एक कॉन कॉल अटेंड करते हैं वो। अगर उनको लगता है कि हाँ कुछ फायदा हो रहा है, तो हम घर पे भी विजिट कराते हैं। जैसे हमारी योगा ट्रेनर्स हो गए, हमारी साइकोलॉजिस्ट हो गए। बेसिकली साइकोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? माइंड को वॉश करना जी, कि आप बीमार नहीं हो, आप ठीक हो जाओगे। क्योंकि हमारी जो इच्छा शक्ति है ना, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर कभी भी कोई भी बीमार है, अगर थोड़ा सा भी बुखार है ना, और अगर हम बेड पे लेट जाते हैं, तो हमें और बुखार फील होता है, और फीवरिश फील होता है, और पूरा दिन हम अपना वेस्ट कर देते हैं। वही आपको फीवर है, आप उठिए, आप अपने पूरे दिन के काम करिए, मेडिसिन लीजिए, आपका फीवर शाम तक दूर हो जाएगा। एग्जैक्टली। अगर आप किसी भी चीज को पकड़ के बैठोगे ना, तो वो आपके लिए नासूर बन जाता है। चाहे वो कोई भी बीमारी, छोटा सा स्ट्रेस भी ना डिप्रेशन में ला देता है। अच्छा, वैसे थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, क्या स्ट्रेस डिप्रेशन से भी कैंसर हो सकता है? नहीं, उससे कैंसर तो नहीं होता, बट वो बीपी का पेशेंट बन सकता है, शुगर हो सकता है, हार्ट का पेशेंट बन सकता है। ये चीजें हैं। ओके, तो अभी गवर्नमेंट क्या क्या सपोर्ट कर रही है कैंसर पेशेंट्स को, और कितना एक्सेसिबल है या इजी है कैंसर का इलाज कराना? गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, अवेयरनेस भी फैला रही है,
बहुत सारे प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक भी हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, पेशेंस नहीं है किसी में भी। कोई भी बीमारी अगर आप किसी भी छोटे से हॉस्पिटल में भी अगर आप चले जाते हो तो वहाँ पे पेशेंट, डॉक्टर अगर होते भी हैं, हम डॉक्टर को ग्रांट टू टेकन नहीं ले सकते। हमें उनको रिस्पेक्ट देनी ही पड़ेगी क्योंकि वही ही ट्रीट करेंगे। लेकिन हमारे इंडिया में थोड़ा सा ये इस जगह प्रॉब्लम है। अगर पेशेंट अगर डेथ हो जाती है तो उस जगह डॉक्टर को टारगेट कर दिया जाता है, वो पेशेंट की हेल्थ पे नहीं देखते। मैं ये नहीं कह रही कि हर जगह मैं 100% सही हूँ, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं ठीक हूँ, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरी सोच है। क्योंकि अगर हम डॉक्टर को ही नहीं अगर हम अप्रेस करेंगे तो वो ट्रीट कैसे करेगा? ऑब्वियस है। ही इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग। आप उनको भी स्ट्रेस होता होगा, बिल्कुल, उनको भी हेडेक होता होगा। लेकिन हम भूल जाते हैं। मैं एक डॉक्टर है, उनके साथ पॉडकास्ट ही कर रहा था। उन्होंने कहा कि आई एम द ओनली पर्सन इन दी वर्ल्ड, या आई एम द ओनली प्रोफेशन इन दी वर्ल्ड, कि जब तक आदमी की प्रॉब्लम है तब तक मैं उसके लिए भगवान हूँ, जैसे इसकी प्रॉब्लम खत्म हुई मैं चोर हूँ। डेफिनेटली ऐसा ही होता है। डॉक्टर्स के लिए आप लोग ऐसा क्यों कहते हो कि डॉक्टर से बड़ा चोर नहीं है, अरे बहुत खर्चा है? अरे भैया, खर्चा है तो उन्होंने स्टडी करी है, स्टडी महंगी है, मेडिसिन महंगी है। स्टडी तो करी है, बट जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं रोज, उसको कौन देखेगा? एग्जैक्टली। हमें लगता है कि डॉक्टर है, पढ़ लिया है, अब तो उनको 4 दवाइयां पता है, वो तो लिख के दे देंगे, हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनका हर डे रिसर्च का होता है, वो हर दूसरे दिन एक नई खोज करते हैं। सेम एज इट इज फार्मा इंडस्ट्री का भी यही होता है। ओके। रोज रिसर्च होती है। हमारे जैसे पीएचडी होल्डर फार्मासिस्ट कितने हैं जो दवाइयां बना रहे हैं। जो ये लैब्स होती हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, बड़ी बड़ी जो कंपनियां है, फार्मा इंडस्ट्री है, वहां पे कौन बैठा है? फार्मासिस्ट ही बैठा है। वो पीएचडी होल्डर्स है, जो साइंटिस्ट बन के बैठे हैं। वो सारे मॉलिक्यूल्स ऐड करके नए नए सॉल्ट बना रहे हैं जिससे कैंसर ट्रीट हो सके, या कोई भी अनदर जो भी बीमारियां हैं वो ठीक हो सके। एग्जैक्टली। और फिर पैसे भी उस कंपनी के, मॉलिक्यूल के। जब कोई इंसान मेहनत करेगा तो उसे तो पैसे चाहिए ना। सही बात है। वो अपना पूरा टाइम, पूरी लाइफ दे रहा है आपको। किस लिए दे रहा है? वो आपको बचाने के लिए कर रहा है कि आने वाले टाइम में कोई बीमारी से, जो बीमारियां हो रही है उनसे बचा जा सके। अगर किसी को कैंसर डिटेक्ट होता है, उसके पास 10,000 रुपए भी नहीं है इलाज कराने के लिए, तो क्या उसका इलाज हो सकता है? मैं एक बात बोलती हूँ, जो मैं कैंप कराती हूँ, अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाके उसका स्क्रीनिंग कराओगे तो सर्वाइकल कैंसर की कॉस्ट, स्क्रीनिंग कॉस्ट जो है 5,000 to 6,000 है। और फ्री ऑफ कॉस्ट? मैं फ्री कराती हूँ। एक दिन में कितने लोगों का स्क्रीनिंग करा देते हो? ये डिपेंड करता है कितनी फीमेल्स हैं। 50-60 भी हो जाती हैं, कहीं 20 होती हैं, क्योंकि कोई आता ही नहीं है कभी कभार, तो ऐसा होता है। लोग ये भी डर है कहीं पता चला कैंसर हो, डिटेक्ट हो जाए तो वैसी ही टेंशन आ जाए। नहीं, तो हम पूरा इसको ना हाइड करके रखते हैं। ओके। हम किसी को नहीं बताते कि किसका निकला है। ओके। कॉन्फिडेंशियल रहती है सारी। ये मेडिकल जो फील्ड है ना, इसमें सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल रहती है। नियर एंड डियर को बताते हैं आप? हम उस पेशेंट के, या तो पेशेंट को बताएंगे, या तो उसके रिलेटिव को, या उसके स्पाउस को, उनको बताएंगे। हम कभी भी उनके पड़ोस में कौन रह रहा है, क्या कर रहा है, नहीं, रिपोर्ट्स कहीं भी नहीं जाती है। आजकल इंडिया में कल्चर भी ऐसा हो गया, अगर आपको पता चल जाए कि कैंसर है तो अड़ोस पड़ोस वाले ही मार देते हैं। अरे भैया, इसको तो कैंसर हो गया, अब नहीं बचेगा। तभी तो अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि लोग इसको सोचते हैं कि वो, उसको कैंसर हो गया, वो अछूत हो गया, उसको टच नहीं करना है, मुझे भी हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन भी ऐसी ही रहती है लोगों की, और उसको कोई पैसे देने के लिए भी तैयार नहीं। उसको लगता है ये तो मरने ही वाला है, मरने वाला क्या देंगे, लौट आएगा कहाँ से? अब वो हो सकता है बच जाए, लेकिन लोग नहीं बचने देते हैं। तो इसीलिए अवेयरनेस बहुत जरूरी होती है, और जरूरी है। इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया। मैं तो जस्ट एनजीओ तो मैंने बाद में खोला है, उससे पहले मैं मेडिसिन डोनेट करती थी। ओके। मैं ये काम बहुत पहले से कर रही हूँ। तो इन फ्यूचर प्लान क्या है, गोल क्या है? अपना हॉस्पिटल स्टार्ट करना है? हाँ, ऑफ कोर्स, फ्यूचर प्लान मेरा यही है कि मैं एक हॉस्पिटल खोलूं और वहां पे सारी टेक्नोलॉजीज हों, और जैसे कि लोग खत्म हो जाते हैं पे करते करते, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं उसको बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में उनका ट्रीटमेंट करा सकूं। ये मेरा ड्रीम है। बिहार के खान सर है, उन्होंने अभी एक चैरिटेबल कैंसर हॉस्पिटल ओपन किया है, उनको क्या सलाह देना चाहोगे? वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। कोई सजेशन?
नहीं, मेरे लिए तो कोई भी सजेशन नहीं, क्योंकि मैं तो बस ये तो मेरा मतलब मेरी सोच है कि मैं भी ऐसा करूं। खान सर तो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं। अभी आपने सुना होगा बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री, हाँ जी, वो भी एक कैंसर हॉस्पिटल कैंसर बना रहे हॉस्पिटल हैं। खोल रहे हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है, लोग अब आ रहे हैं आगे, लोगों की हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, जिनको आप सोशल मीडिया पे देखते हो या यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पर, जिनको आप पसंद भी करते हो, वो लोगों की हेल्प करने के लिए, क्रोनिक डिजीज से लड़ने के लिए, अगर जितना भी वो फंड जुटा पा रहे हैं उससे लोगों के लिए मदद के लिए आगे आ रहे हैं। और प्रिया मैम भी बहुत अच्छा कर रही हैं। आप अगर किसी भी एरिया में हो और आपको लगता है कि आपके एरिया में कैंप लगाने की बहुत ज़रूरत है, तो आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी नाम, नंबर, सोशल मीडिया एड्रेस मिल जाएगा। तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि मैम मैं इस लोकेशन पे हूँ या इस फैक्ट्री में हूँ और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ भी कैंप लगना चाहिए। और जो भी अगर इफ़ यू आर अ डायरेक्ट ओनर देन इट्स वेरी गुड। अगर नहीं हो, अगर आप उस वहाँ वर्कर हो, तब भी आप कनेक्ट कर सकते हो। मैम डेफिनेटली हेल्प करेंगी और अपनी टीम को लेके वहाँ पहुँचेंगे और एज इट इज़ पॉसिबल कि आपकी स्क्रीनिंग हो सके। बस डिपेंड करता है कि फिजिबिलिटी हो और वहाँ पे इलाज करने की एक्सेसिबिलिटी भी हो। तो ये जो हॉस्पिटल आप बनाना चाह रहे हो, वो आपको क्या लगता है कि कब तक इसकी जो स्थापना है वो हो जाएगी? आज आप वीडियो में बता दो लोगों को, तो एक थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन भी हो जाएगा। कोशिश तो मेरी है कि विद इन 5 इयर्स हो जाए। हुँ। कोशिश मेरी यही है और मैं मेहनत कर रही हूँ पीछे कितना से। फंड लगेगा एक हॉस्पिटल को स्टार्ट करने में? फंड तो बहुत लग जाता है। फिर भी कोई आइडिया? कैंसर की टेक्नोलॉजी, बड़ी-बड़ी टेक्नोलॉजी जो बाहर इज़राइल में है, हुँ। अमेरिका में है, वहाँ से मशीन्स लाना और यहाँ पे डॉक्टर्स अरेंज करना, डॉक्टर्स की सैलरीज़, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो हॉस्पिटल बनाने में तो तकरीबन 50 टू 60 सीआर लगेंगे। 50-60 करोड़ रुपए। हाँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझसे जो हो पाएगा मैं करूँगी अपने एंड हुँ, से, हुँ। और आशा करती हूँ कि भगवान मेरी सुन लें। आप ही लोग मदद करेंगे, कोई भी अपने घर से तो पैसे लेके नहीं आएगा, बिल्कुल। नहीं आपको कोई गड़ा खजाना मिल जाएगा। ये तो बिल्कुल। हमारी जनता है, उनको आपका काम दिखेगा अच्छा, प्रेज करेंगे तो वो हाँ, फंड भी करेंगे। बिल्कुल। 50-60 करोड़ रुपए तो कोई बड़ी चीज नहीं है। हुँ। 150 करोड़ भारत की आबादी, 10-10 रुपए भी डाल दें तो 1500 करोड़ आ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। तो 10 रुपए आपके लिए डालना तो कोई बहुत बड़ा मुझे लगता नहीं है कि चंक है या इशू है। और मैं उनको नहीं कह रहा जो बहुत ज़्यादा परेशान है, जिनको 10 रुपए के लिए भी टेंशन हो रही है, वो मत डालें। लेकिन हाँ, जो डाल सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, वो एक बार ज़रूर संपर्क करें। आप 100-100, 200-200 रुपए हर महीने करके डालोगे, तो 5 साल तो नहीं, 1 साल के अंदर ही हॉस्पिटल स्टार्ट हो जाएगा। और इसका हॉस्पिटल का स्टार्ट होना उतना ही ज़रूरी है, जितना ज़रूरी है हमारे देश का आगे बढ़ने का। और अब तो मैंने सुना है, छोटे बच्चों को भी कैंसर होने लग गया बहुत ज़्यादा। हाँ, बिल्कुल। डिटेक्ट हुआ है आपकी स्क्रीनिंग में बच्चों में? मैं एक्चुअली मेरा फ़ोकस अभी ओरल कैंसर हुँ। पर है और सर्वाइकल और मैमोग्राफी बेसिकली है। तो अभी तो हम बच्चों पे नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, मैं डेफ़िनेटली मैं इस चीज़ से मैं मीडिया के सामने मैं बात कर रही हूँ, तो मैं झूठ तो वैसे भी नहीं बोलती हुँ। और मैं कमिटमेंट भी गलत नहीं करती। ऑब्वियस मेरी अभी हम झूठ कोशिश, बोल भी नहीं हाँ, सकते हैं। तो मेरी कोशिश पूरी यही रहेगी कि चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो सीनियर सिटीज़न हो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, हुँ। उसको कैंसर का ट्रीटमेंट मिले। कई बार ऐसा होता है कि स्टेज 1 का कैंसर निकला, तो डॉक्टर्स की टीम तो ऑलरेडी आपके साथ ही है, तो आपने मेडिसिन वहीं दे दी कि लोग नहीं, आप मेडिसिन हम तुरंत नहीं देते, हम उसको टेस्टिंग की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, अनदर टेस्टिंग्स की तरफ। बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं। उसके ये बाद? जस्ट प्राइमरी हेल्थ स्क्रीनिंग है, जिसमें ये डिटेक्ट हो जाएगा कि हाँ, ये कैंसर बन रहा है। फिर जो प्राइमरी टेस्ट हो के बाद जो स्क्रीनिंग सेकेंडरी होगी, टेस्ट होंगे, वो सारे डायग्नोस्टिक लैब्स में होते वो हैं। चार्जेबल वो होता है, वो चार्जेबल होते हैं, नो डाउट होते हैं, बट उसमें भी हम सब्सिडाइज़ कर देते हैं। सब्सिडाइज़ कर देते बट हैं। जो अगर मेरा हॉस्पिटल होगा, तो उसमें तो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में मैं कोशिश करूँगी कि बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में सबको ट्रीटमेंट मिल सके। कोशिश करना फ्री में मिल जाए। डेफ़िनेटली अगर हमारी जनता हमारा साथ देगी तो। हाँ, बिल्कुल, जनता आपके साथ है, बस जनता को क्योंकि आपका काम दिखना चाहिए। कैंसर में तो सबसे बड़ा कैंसर तो फाइनेंस होता है। मुझे हुँ। ऐसा लगता है कि बीमारी तो सेकेंडरी बन जाती है, प्राइमरी पैसा बन जाता है कि लेकिन पैसा सारा खत्म हो गया। प्रिया मैम, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, पर्सनल मेरे चॉइस है, हो सकता है कोई मुझे अभी कमेंट सेक्शन में सुना दे, क्या हॉस्पिटल जो है आजकल, हॉस्पिटल कम होटल्स ज़्यादा बन गए हैं, आपको लगता है ऐसा? ऑफ कोर्स बन गए हैं, बट जो होटल्स बन गए हैं वो उनके लिए नहीं है। मैं तो साफ बोलती हूँ, जो होटल्स हैं, जो हॉस्पिटल होटल्स बन गए हैं, तो वो वहाँ जा ही क्यों रहे हैं पेशेंट्स? हुँ। बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको अफोर्डेबल रेंज में आपको ट्रीटमेंट अच्छा मिल जाएगा। कुछ एग्ज़ाम्पल बताइए टॉप कैंसर हॉस्पिटल मैं इंडिया किसी में। का नाम नहीं लूँगी। ना आप प्रमोशन नहीं करना मैं चाह रहे। किसी का प्रमोशन नहीं करना चाहती। अच्छा, मुझे मेडिकल इंश्योरेंस से क्या-क्या हेल्प मिल सकती है कैंसर पेशेंट को?
काफी सारे नॉर्म्स आ गए हैं, काफी सारी चीजें हट भी गई हैं। तो ये बेसिकली इंश्योरेंस वालों से ज्यादा कनेक्ट करके आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कभी ऐसा किसी इंश्योरेंस एजेंट ने आपको अप्रोच किया है कि मैम किसी को अगर स्टेज 1 कैंसर डिटेक्ट हो रहा है तो आप उसका इंश्योरेंस करवा लो, हम कर देंगे? मैं ऐसे काम नहीं करती। आप कभी नहीं करते ऐसा काम? मेरा काम है हेल्प करना, ना कि गुमराह करना। सोशल मीडिया या पॉडकास्ट या यूट्यूब के थ्रू आप कैसे हेल्प करोगे लोगों की, कैसे अवेयरनेस फैलाओगे? सोशल मीडिया के थ्रू मैं लोगों से कनेक्ट करूंगी, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाऊंगी, ठीक है। वहाँ पे मैं ऑप्शन भी दे सकती हूँ, डायरेक्टली आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। इफ़ यू नीड टू कंसल्ट टू द डॉक्टर, तो हमारे पास सेकंड ओपिनियन का भी ऑप्शन है, टेस्टिंग का भी ऑप्शन, अगर आप चाहते हो टेस्ट कराना। बहुत सारे ब्लड टेस्ट ऐसे होते हैं कैंसर पेशेंट के लिए, जो अगर अनदर लैब्स में आप जाते हो कराते हो तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है। तो मेरे एंड से कोशिश ये रहेगी कि मैं उसको सब्सिडाइज करा सकूँ। सबसे चैलेंजिंग कैंप आपका कोई आपको याद है जो रहा हो, जिसको आपको लगा हो यार अब नहीं कैंप करूंगी, ये मेरा लास्ट था? हाँ, मैंने एक सोसाइटी में कैंप किया था, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया था। कैसे? चैलेंजिंग ऐसे हो गया था कि वहाँ पे जो मेंबर्स थे, जो भी स्क्रीनिंग कराने आए थे, उनको आई डोंट नो उनके माइंड में क्या था। शायद जो क्लास होता है, एक मिडिल क्लास होती है, एक लोअर मिडिल क्लास होती है, एक अपर मिडिल क्लास होती है। तो हमारी सोसाइटीज़ में तो बेसिकली अपर मिडिल क्लास ही रहती है। तो उनको तुरंत ही सारी चीज़ें चाहिए होती हैं कि अगर उनको लग टेस्ट रहा हुआ है है तो रिपोर्ट अभी चाहिए। वो एक दिन भी वेट नहीं करेंगे। तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मेरे लिए यही था कि आज टेस्ट कराया तो आपको कल तक रिपोर्ट दे देनी है। जी। और फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो दे वर टारगेटिंग कि मैं आपकी कंप्लेन करूँगी। तो मैंने तो साफ बोला कि आप देखो मैम, मैं तो एक ज़रिया हूँ, यहाँ पे सबको टेस्ट करवा रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने पैसे नहीं लिए किसी से, ठीक है? मैं आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ, ठीक है? तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी बल्क स्क्रीनिंग हो रही है, रिपोर्ट तुरंत नहीं मिल पाएगी। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पर भी तो आप 4-5 घंटे वेट करोगे ना रिपोर्ट के लिए, नहीं तो फिर कल के लिए बोल देंगे वो टुमारो। बट यहाँ पे तो मैंने तो पहले ही बोला था, आप करा रहे हो कराओ, बट आपको टाइम लगेगा रिपोर्ट्स मिलने में। इट विल टेक 45 डेज, क्योंकि हमारी डॉक्टर्स की टीम स्क्रीनिंग करती है, फिर वो रिपोर्ट सब पूरा डेटा कलेक्ट होता है, जाता है लैब में, फिर वो टेस्टिंग होती है। तो एक एक चीज को टेस्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये आपके मतलब मैं कह रहा हूँ सबसे हार्डेस्ट मेरे लिए यही था सोसाइटी में कराना। बाकी मुझे कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अब तो मुझे लगता है आप सोसाइटी में कराने से पहले डर जाते हो, सोसाइटी में करना ना ना ना। नहीं, मैं डरती नहीं हूँ, मैं बस सारी जो चीजें होती मैं क्लियर कर लेती हूँ। ठीक है। जब सोसाइटी एग्री होती है देन आई विल डू। ठीक है। किसी ऐसे डॉक्टर्स का आप नाम लेना चाहते हो जिन्होंने आपको बहुत हेल्प आउट किया हो इस काम को करने में, स्टार्ट करने में? उन्होंने कहा हो कि कोई बात नहीं प्रिया, करो, हम आपके साथ हैं। ऑफ कोर्स जिन डॉक्टर्स के साथ मैं कैम्प करती हूँ, दे वर सो सपोर्टिंग। सारे ही डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है, और मुझे एक कॉल पे ही रिस्पॉन्स मिल जाता है। ओके, सो दे आर डूइंग ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट या उनमें से कोई चार्ज नहीं, भी लेते ऑल हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल फ्री ऑफ हाँ। कॉस्ट। तो अपना उस दिन का ऑफ लेकर आते हैं, पर्टिकुलर आपके साथ लगाते हैं, सारी चीजें जाते करते हैं। हैं। बस मुझे जहां तक मुझे आइडिया लगता है आपको उनके आने जाने का नहीं, ये सब देखना पड़ता होगा। नहीं, वो सारी चीजें वो हम मैनेज कर लेते हैं। बट ये है कि वो बहुत सपोर्टिव है। मैं कुछ भी क्वेश्चन करती हूँ, रेस करती हूँ, कोई भी बात होती है, कोई भी डिस्कशन होती है, या पर्टिकुलर किसी पेशेंट की हिस्ट्री पे बात हो रही है, या रिपोर्ट्स आती है मेरे पास कि अभी मेरे पास एक केस आया था, बनारस का केस था, बच्चे को कैंसर था, थैलेसीमिया ब्लड कैंसर था उसको। तो वो 12 साल का बच्चा था, उसको कैंसर होके ठीक हो गया, रिवर्स कैंसर हो गया था। तो उस केस में मैंने हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेट किया, तो मैंने बोला कि आप लोग आइए, हम यहाँ पर हैं आपके साथ। बट वो आते क्या, वो 2 दिन में वो बच्चे की डेथ हो गई थी। ओके, तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर इशू है। बहुत बड़ा मेजर इशू है। सबसे ज्यादा पता है क्या होता है कि मेडिसिन, दवाइयाँ अच्छा, लोगों तक पहुंचाना। इंडिया के अलावा अगर किसी को कैंसर का इलाज कराना है तो सबसे अच्छा देश कौन सा है? इजराइल जाइए आप। और ट्रीटमेंट में जो कॉस्ट इफेक्टिव है या महंगा है? कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव है तो टेक्नोलॉजीज अच्छी हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, और नई नई जितनी भी टेक्नोलॉजीज आती है वहीं पर ही आती है। लेकिन ये बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, युवराज सिंह को हुआ, सोनाली बिंद्रे को हुआ, ये लोग तो शायद मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड वगैरह या यूएस से चले जाते हैं। देखिए वो सेलिब्रिटी हैं। और क्या होता है इसमें भी ना, मेडिकल टूरिज्म काम करता है, ठीक है। मेडिकल टूरिज्म बहुत ग्रो कर रहा है आज के टाइम में। तो बेसिकली उनका है, जो जिससे कन्विंस हो जाता है वो वहां चला जाता है।
और लोग तो बस इतना ही बोल देते हैं, अरे यूएस में ट्रीटमेंट हो रहा है, नाम ही काफी है। लेकिन आप इजराइल सजेस्ट करोगे? मैं इजराइल सजेस्ट करूंगी। अगर कोई जाना चाहता है इजराइल तो आप हेल्प आउट करोगे? बिल्कुल मैं करूंगी हेल्प। डन। तो इजराइल में आपके कनेक्शन है, आप गए हो कभी, विजिट किया आपने? मैं कभी गई नहीं, बट हाँ मेरे कनेक्ट्स हैं वहाँ पे, और वहाँ की जो डॉक्टर्स की टीम है वो मुझसे सारी कनेक्टेड है। और अगर किसी पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी नई टेक्नोलॉजी जैसे आई कार्टी सेल थेरेपी होती है, वो इंडिया में सिर्फ टाटा के पास है। ओके। बाकी किसी हॉस्पिटल के पास नहीं है। टाटा की हॉस्पिटल है, मुझे ये पहली बार पता चला है। टाटा कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल है। टाटा कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल है। वहाँ पे इतना रश होता है कि नंबर्स नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि वो अफोर्डेबल भी है और ट्रीटेबल भी है। फर्ज करते हैं आपको कुछ समय के लिए हेल्थ केयर मिनिस्टर बना दिया जाए, तो क्या बदलाव करोगे? बदलाव मैं सबसे ज्यादा ये करूंगी कि मैं छोटी छोटी जगह जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो है, उसको और अच्छे से मतलब प्रेशर डालूंगी वहाँ पे कि जो डॉक्टर्स हैं वो कंटिन्यूअसली आए और वहाँ पे जो स्क्रीनिंग टाइप्स की जैसे फीवर हो गया और प्राइमरी हेल्थ स्क्रीनिंग जो होती है वो उसको कंप्लीट करे। और दूसरा ये मेडिसिन की जो सप्लाई का काम होता है वो प्रॉपर तरीके से किया जाए। कोई भी जो क्या होता है, जो कैंसर मेडिसिन होती हैं वो गवर्नमेंट तो अप्रूव कर देती है, बट पेशेंट तक आने में बीच में जो गैप्स हैं वो वहां से चली जाती है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि उन गैप्स को हम खत्म कर सकें और पेशेंट तक दवाइयां आए, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है, गवर्नमेंट अपने एंड से बहुत अच्छा कर रही है, बट जो बीच के जो बैरियर्स है ना वो नहीं होने दे रहे हैं। बैरियर्स को रिमूव करना है, उनको रिमूव करना है, मतलब एक ऐसी सिस्टम लाना है कि वो बैरियर्स रिमूव हो जाए और जो पेशेंट वो डायरेक्टली वो मेडिसिन ले सके। कभी आपसे किसी ने ब्राइब मांगी है क्या? ठीक है, हम ये आपकी हेल्प तो कर देंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल किसी सेक्टर में, लेकिन हमें कुछ इतनी घूस चाहिए, आप भी तो कुछ कमा रहे होगे। फ्रैंकली मैं बताऊं, मैं फार्मासिस्ट हूँ, तो मेरे एंड तक तो कोई आता ही नहीं है बोलने। मुझे ऐसा लगता है आपको और देख के लोग घबरा जाते होंगे कि इनको ब्राइब मांगी गई, ऐसा ना वीडियो बना के वायरल कर दे। नहीं, वीडियो तो दूर की बात है मैं बोलती ही इतना स्पष्ट हूँ कि सामने वाले को समझ में आ जाता है कि मैडम तो देंगी नहीं। होता है ऐसा। तो लेकिन गवर्नमेंट से आपको मेडिसिन मिली है? आप फ्रैंकली बताना कि हाँ मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन मिली। नहीं, मुझे नहीं मिली अभी तक नहीं मिली। नहीं। फिर आप कह रहे हो सरकार बहुत हेल्प कर रही है, लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप ही हेल्प कर रहे हो, आप ही चला रहे हो सब कुछ। मैं अपने एंड से कर रही हूँ ना गवर्नमेंट तो मुझे बस इतना सपोर्ट कर रही है ना कि मेरे डॉक्यूमेंटेशन पूरे हो गए हाँ, बहुत बहुत थैंक्स हमारी सरकार का कि आपने इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने दिए, जिससे ये कैंसर के पेशेंट्स की स्क्रीनिंग करके उनको सही टाइम पे इलाज मुहैया करा रही हैं। इसके लिए गवर्नमेंट का तहे दिल से धन्यवाद। और अगर आप चाहो, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप वो डॉक्यूमेंट्स कैंसिल भी कर सकते हो सो दैट कि ये इलाज ना करा पाए। तब भी आप करोगे? तभी मैं करूंगी। तो वो मुझे ऐसा लग रहा है आप आज के टाइम की शिवाजी द बॉस हो। अब वो जो आपको नाम रखना है वो आप रख सकते हैं, बट हाँ मेरा जो टारगेट है, जो मेरे इमोशंस हैं, जो मेरा कर्म है वो मैं करूंगी। मेरे कर्म से मुझे कोई दूर नहीं कर सकता। अगर आपको कोई भगवान चॉइस दे कि लाइफ में ये करना है और ये नहीं करना है, तो क्या ऐसा जो कर्म है वो आप चुनोगे और क्या ऐसा है जो नहीं चुनोगे? आप मुझे ये बताइए, मुझे देख के आपको क्या लगता है मैं किस जनरेशन की होंगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जुझारू हो और आपने मन में सोच लिया कि अब ये करना है, चाहे प्रॉफिट है या लॉस है, बस 2 वक्त की रोटी मिलते रहे, तन पे कपड़ा हो, सर पे छत हो और बाकी पैसा तो जनता में लुटा देना है। सही कह रहे हो बच्चों को क्या कहोगे आप? अपनी फैमिली को क्या सपोर्ट करोगे कि आगे चल के उन्होंने कहा माँ आपने दुनिया के लिए करा, मेरे लिए क्या प्रिपरेशन करी आपने? पर्सनल क्वेश्चन है, इफ यू वांट कि नहीं मुझे आंसर नहीं देना, आप स्किप भी कर सकते हो। नहीं, मैं दे सकती हूँ जी। मैं अपने बच्चों को क्या क्या सीख दे सकती हूँ? मैं सीख ये दे रही हूँ कि मैं हर सैटरडे अपनी बेटी को अपने साथ लेके जाती हूँ और एटलीस्ट मेरा जो अभी मेरी जो पॉकेट अलाउ कर रही है 21 लोगों को खाना, हम दोनों साथ डोनेट करते हैं। वाह। एवरी सैटरडे वो मुझे थर्सडे से पोक करना शुरू करती है, थर्सडे फ्राइडे, फिर सैटरडे हम दोनों जाते हैं और हम दोनों डोनेट करके आते हैं। और वो इस चीज को बहुत गहरी चीज देख रही है कि वो जिस बंदे को हम दे रहे हैं वो बंदा कैसा है। बच्चों को दे रहे हैं। हम जा रहे थे जस्ट ऐसे ही, हमारा खाना अराउंड 10:30 हो रखा था, रात के 10:30 बज रहे थे, हमारा खाना बचा हुआ था क्योंकि बच्चे तो चले जाते हैं, शाम को रहते हैं, रात को तो चले जाते हैं। हम उस दिन लेट हो गए थे तो हम जस्ट जा रहे थे, तो बेटी कहती माँ अब ये खाना किसे दोगी? मैंने कहा चलो बेटा देखते हैं किसको देते, किसकी किस्मत में आज ये खाना। तो जस्ट जा ही रहे थे, राइट हैंड साइड पे पेड़ के नीचे पूरा परिवार बैठा हुआ था। मैंने कहा हम लोग यहाँ पर इनको देंगे खाना।
ओके। और हमने उनको दिया है, और जो उनकी आंखों में हमने देखा और जो ब्लेसिंग्स दी उन्होंने, वो मेरी बेटी कहती है माँ को कितना अच्छा आशीर्वाद दिया इन्होंने, हम इनको नेक्स्ट टाइम फिर से लेकर आएंगे, इनको हमें ब्लैंकेट भी देने चाहिए। तो उसके माइंड में ये चल रहा है कि खाना तो दिया ही है, बट वो पेड़ के नीचे तो उन्हें ठंड लग रही होगी, हमें ब्लैंकेट भी देना चाहिए। तो ये जो मॉरल चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर, वो इसी चीजों से आ रहे हैं। आजकल के बच्चे हर चीज लेने को उतावले रहते हैं, नो डाउट वो भी है, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा सोशल भी हो रही है। तो बेसिकली आप चाहते हो कि शिक्षा आप एक ऐसी देके जाओ, ऐसे मोरल वैल्यूज देके जाओ कि फ्यूचरिस्टिक जो फ्यूचर में बच्चे हैं वो आपकी जो आप हॉस्पिटल बनाओ, संस्था बनाओ, उसको संभालें और लोगों की तरफ सेवार्थ भाव से देखें, राइट? मेरा जो हॉस्पिटल बनेगा अभी वो ट्रस्ट पे ही बनेगा, और ट्रस्ट में क्या होता है कि कोई भी संभाल सकता है, कभी पर्टिकुलर किसी का एक बंदे का नहीं होता है। कभी ऐसा ब्लेम लगा आपके ऊपर कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत पैसा है और सबसे ज्यादा तो कैंसर में ही है, लगता है प्रिया मैम ने इसीलिए स्टार्ट किया है? नहीं, अभी तक तो नहीं लगा। आपको सुनने में नहीं आया ऐसा? मेरे तक कोई बात आती ही नहीं है। हाँ। क्योंकि जो मुझे जानता है ना, वो उसकी हिम्मत ही नहीं है मुझ तक ये ब्लेम लगाने की। आप लोगों को पहले ही डरा दिया है कि अगर आप जानते हो क्योंकि तो... मैं बहुत स्पष्ट हूँ, मैं बहुत क्लियर हूँ, मैं हर चीज का प्रूफ लेके चलती हूँ। आप वो ये सोचो ना कि जिसकी थाली में 2 रोटी है और सामने वाला भूखा आदमी आ गया, उसने अपनी थाली ही उठा के दे दी, वो क्या ही पैसे रखेगा? सही बात है। तो कोई ऐसा ड्रीम डॉक्टर है आपकी नज़र में जो ऑन्कोलॉजिस्ट हो या कैंसर पेशेंट्स को देखता हो, जिसको आप चाहते हो कि आपके पॉडकास्ट में वो ज़रूर आए? मेरे वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है। सारे ही डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, सारे ही ड्रीम डॉक्टर्स हैं। हाँ, तो मेरी लिस्ट बहुत लंबी है। लिस्ट लंबी मैं है। धीरे-धीरे करके मैं वो खुद इनवाइट करूँगी उनको। तो जितने भी डॉक्टर्स हैं जो कैंसर पर पेशेंट पर काम करते हैं, कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी पर काम करते हैं और वो अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, वो लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं, वो ऐसे केसेस बताना चाहते हैं जो उन्होंने क्योर किए, स्टेज 4 के हों या स्टेज 3 के हों, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं प्रिया मैम से। ये आपको इनवाइट कर रहे हैं अपने पॉडकास्ट पे। आप खुद भी डॉक्टर्स को बोल सकते हैं डायरेक्टली कि... डेफिनेटली मैं सारे ही डॉक्टर्स को इनवाइट करूँगी अपने पॉडकास्ट में, और वो आएँ और अवेयरनेस फैलाएँ। जो मेरा मिशन है कि मैं हर एक इंसान को, आज के टाइम पे मोबाइल सबके हाथ में है, तो ये बहुत ही ईज़ी है लोगों तक अपनी बात पहुँचाना, जो कि मैं अपना ये नया काम शुरू कर रही हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे, उनको गुमराह ना किया जाए। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर से मैं कोऑर्डिनेट करके मैं अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करूँ और अवेयरनेस पहुँचाऊँ उन तक। आप हम लास्ट की तरफ हैं। ऑब्वियस है आप लोग अगर हमें इतनी देर से देख रहे हो, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर योर पेशेंस कि हम लोग आपको अवेयर करने की कोशिश कर रहे थे। दिस पॉडकास्ट इज ऑल अराउंड कि कैंसर क्यों होता है, इस पे बात नहीं है। कैंसर हो गया, अब क्या करना है, ये उसके ऊपर बात थी। तो अगर आपको लगता है कि कैंसर हो चुका है और आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, कहीं से आपको कोई मदद नहीं मिल रही, तो एक ऐसी एनजीओ है जो आपको मदद करती है, जिसका कोई चार्ज नहीं है, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो प्रिया मैम रन करती हैं। आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी शहर से हो, या आपको इसके बारे में जानकारी लेनी है कि मैम मुझे इस हॉस्पिटल में जाना चाहिए या इस हॉस्पिटल में जाना चाहिए, आप कंसल्टेशन लेना चाहते हो, बात करना चाहते हो, ऑल्दो ये पॉडकास्ट चलते-चलते भी मैम के पास 15-20 मिस कॉल आ गई हैं। मुझे लग रहा है कि लोग कनेक्ट तो बहुत तेज़ी के साथ कर रहे हैं। तो आप कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, मैम का नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा। एट लास्ट आप जितने भी व्यूअर्स सब जो आपको अभी तक देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं। आप बीमार हो, वो क्योर हो जाएगी, बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी, और हाँ, प्रेशर लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सब अच्छा होगा। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अगर आपके घर में, नियर डियर में, फैमिली फ्रेंड्स में किसी को भी कैंसर स्क्रीनिंग करानी है, कैंप लगवाना है, आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगवाना चाहते हो, स्कूल में लगवाना चाहते हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, फैक्ट्री में, सोसाइटी वालों को तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है, आप थोड़ा दूर दूर रहो, करवा सकते हो कैंप, लेकिन भाई रिजल्ट आने में 1 दिन का टाइम लगता है, तो आपको थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। तो आप मैम से कनेक्ट कर सकते हो, हमारे एनजीओ से कनेक्ट कर सकते हो,
एनजीओ की कंप्लीट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, नाम, नंबर, सोशल मीडिया एड्रेस, और वेबसाइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आई होप जब तक ये पॉडकास्ट एयर होगा वेबसाइट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। कोई चार्ज नहीं है स्क्रीनिंग कराने का, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद जो सेकेंडरी टेस्ट होंगे वो आपकी इच्छा है, आपको आगे कराने नहीं कराने ये आपकी स्वेच्छा है। मेडिसिन आपको मैम के थ्रू मिल सकती है, तो प्लीज कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स प्रिया मैम, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू सो मच। मैं भी आपके एनजीओ के साथ जुड़ना चाहूंगा। मेरी कहीं भी आपको हेल्प चाहिए हो आप डायरेक्टली मुझे बोलना, मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, कभी डिनाई नहीं करूंगा आने के लिए। अगर इफ आई एम मतलब बहुत ज्यादा अगर मैसअप चल रहा होगा तो मना कर सकता हूँ। रेस्टफुल मैं हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ, और जैसे मैं तैयार हूँ आई होप आप सब लोग भी तैयार होगे। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अगर कोई मन में क्वेश्चन हो कि व्हाई यू स्टार्टेड, व्हेन यू स्टार्टेड, हाउ यू स्टार्टेड, अगर आपको भी कोई एनजीओ स्टार्ट करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, कोई समस्या नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम एक अच्छी शुरुआत कर रहे हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।